आज के शो में। क्या ईद बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक का भरपूर आगाज, नैब केसेस पीपल्स पार्टी क़यादत का लाएहमल क्या, आइंदा बजट क्या महंगाई का सुनामी आने को तैयार, भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी, मोदी सरकार फिर कामयाब। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज बड़ा इम्पोर्टेंट इस पर दिन है। एक तो ईद है, कल पाकिस्तान पूरी दुनिया में जो लोग मना रहे हैं आज उनको बहुत ईद मुबारक। जो कल मनाएंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस खित्ते में उनको एडवांस में पहले बहुत सारे विशेस ईद के हवाले से, खुशियाँ ईद की भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में हम आपको बताते चले कि एक जो कंसर्न हमने देखा है वो मईशत के हवाले से बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ माह से हमने देखा है कि उस कंसर्न में इजाफा हुआ है। हम IMF के प्रोग्राम में गए, महंगाई में इजाफा हुआ, दीगर डिटेल्स आई और बार बार कहा गया जी कि ये महंगाई में इजाफा जो मौजूदा हुकूमत ने कहा कि साबका हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से। हम ये सुन रहे हैं कि ये कर्जे किस वजह से हैं, ये साबका हुकूमत या साबका हुक्मरान जमात जो भी रही है पिछले 10 साल 20 साल में गवर्नेंस में, ये उनकी नाकिस पॉलिसीज की वजह से आज कर्जा जात 30,000 अरब तक पहुंच चुके हैं। आपके सामने एक आर्टिकल कल हमने प्रोग्राम में रखा था जिसके मुताबिक ये कहा गया कि ईद इकोनॉमी में तकरीबन 20% डिक्लाइन आया है, जो 1 ट्रिलियन से 800 अरब रुपए तक रह चुकी है। आज चांद रात है और अगर बाजारों में रश है वो ठीक है, लेकिन इस स्टडी के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में अगर 3.5 करोड़ खानदान है, यानी अगर 20 करोड़ आबादी में 3.5 करोड़ खानदान है, उनमें से 98% लोग अगर 15,000 रुपए ईद के खर्च करते हैं तो इस स्टडी के मुताबिक उस 15,000 खर्चे में 20% कमी आई है, वो श्रिंक हुई है। ये भी एस्टॉनिशिंग फिगर्स हैं। अब ये एस्टॉनिशिंग इसलिए नहीं है कि एक्सपेक्टेशन थी कि अखराजात में कमी आएगी, बहुत लोग डर निकालते हुए या सेविंग्स का जो इस वक्त रुझान है वही कम हो गया, जो कमा रहे हैं वो डायरेक्ट खर्च हो रहा है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस ईद की फिजा में जहां बाजारों में रश तो है, रौनकें हैं और होनी चाहिए ईद की, हम चाहते हैं कि हो, लेकिन वहां ये आर्टिकल कहता है कि 20% कमी जो है इकोनॉमिक ईद एक्सपेंडिचर्स और ईद इकोनॉमी में हुई है। अब सवाल ये कि ये वजह क्या है इसकी वजह, क्योंकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि साबका हुकूमत की पॉलिसीज हैं, लेकिन आज एक और वजह आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर सेनेटर रहमान मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक वजीर दाखिला हैं, इस वक्त स्टैंडिंग कमेटी और इंटीरियर को हेड करते हैं। रहमान मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आज ज्वाइन किया। आपने कॉलम लिखा रिसेंटली और आपने कहा कि एक दाइशिज्म है, जैसे फिजिकल टेररिज्म होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करती है धमाकों की सूरत में, इस तरह एक इकोनॉमिक टेररिज्म है जो मुल्कों की मईशत या इक्तिसादी दहशतगर्दी के जरिए उनकी मईशत को कमजोर कर वहां उसको मजबूर करती है कि वो IMF की तरफ जाए, और फिर एक नाइटमेयर होता है, इकोनॉमिक टेररिज्म होती है, इकोनॉमी डिजास्टर हो जाता है। इसको आपने दाइशिज्म कहा है। मौजूदा हुकूमत आपकी जिम्मेदारियां, आपकी पॉलिसीज को कहती है कि ये पीपल्स पार्टी और PMLN का करता धरता है जो आज हम भुगत रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है दाइशिज्म, एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज एक्सप्लेनिंग इज कि आप लोग की ये नाअहली थी जिसकी वजह से आज हम ये फेस कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने ईद का जिक्र किया तो मैं मुनासिब समझूंगा कि आज चांद रात में मैं सबको एडवांस ईद मुबारक कहूँ और अल्लाह करे खुशियाँ आएँ, बहुत खुशियाँ आएँ, और अगली ईद आने तक अल्लाह करे कि ये जो बदहाली हुई है मैशत की और ये महंगाई का जो आलम है अल्लाह करे इसमें कमी आ जाए। बिल्कुल सफियान खान साहब, मैंने आर्टिकल लिखा दाइशिज्म और उसको मैंने कंपेयर किया इकोनॉमिक टेररिज्म के साथ, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था। मेरा आर्टिकल कवर कर रहा था पूरी वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट को। और दाइशिज्म का नाम इसलिए दिया कि दाइश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने एक अपनी आइडियोलॉजी बनाई है, और वो आइडियोलॉजी किन्होंने इस्तेमाल की और कौन वो इस्तेमाल करें, मैंने बड़ा वाज़ह तौर पे उस पर तफसील दी है। और उसमें आपने देखा होगा मैंने अरब स्प्रिंग की बात की है, अरब स्प्रिंग में किस तरह हुस्नी मुबारक को गिराया गया, उसके बाद कैसे आपने देखी सिचुएशन लीबिया में कर्नल कदाफी को कैसे मारा गया, उसके बाद उससे पहले इराक में तबाही जिस तरफ लाई गई और वेपन्स ऑफ जो डिस्ट्रक्शन के थे नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके कि सद्दाम ने ऑफर किया कि आए देख लें और पूरा एग्जामिन कर लें, उसके बावजूद, उस अंडरटेक के बावजूद वहाँ पे हमला कराया गया। इस चीज़ का मैं ज़ाती
यानी शायद भी हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने एक कोशिश की थी कि जंग ना हो, उसमें मुझे उन्होंने मीडिएटर बनाया और उसकी मैं तफसील में नहीं जाऊँगा। लेकिन आखिरी जब वक्त चल रहा था और कोशिश कर रहे थे हम कि जंग ना हो और ये अवर्ट हो जाए, तो जो जंग करने वाले थे उन्होंने फैसला किया कि हम फैसला कर चुके हैं। तो लिहाजा ये एक प्री प्लान सिचुएशन थी और मैं बिल्कुल इसमें कायम हूँ कि मुल्कों की मैशियत को तबाह किया जाता है और उसके बहुत से तरीके और हमारे साथ पाकिस्तान को सामने रखते हुए सप्रेस जी, मैं उसी की बात करने को, टू सप्रेस एंड कंट्रोल द इकोनॉमी। मैं सबसे पहले तो इस चीज को एड्रेस कर दूं कि जो इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी सब कुछ ही पहली हुकूमतों का है। चलो मैं ये मान लेता हूं कि सारी हुकूमतें कर्जा लेके सीना तान के कहती रही हैं कि हम कर्जा लेके बड़े बहादुर बन गए, बट हैविंग सेड सो पिछली हुकूमतों ने इस सारी मैशियत को जिस तरह के इनकी ज़बान पे जाया जाए तो डॉलर को तो नहीं बढ़ने दिया था, रुपये को डिप्लीट तो नहीं होने दिया था जितना ये हुआ है। अगर इस हुकूमत में एक रात में जो रुपया है वो डिक्लाइन 20 रुपये कर जाता है तो किसी की जिम्मेदारी होगी। बसीयत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर, मुझे रिपोर्ट हुई थी इसमें करप्शन, मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, वो आज भी जारी है और उसमें मैंने पॉइंट आउट किया था कि मोर देन 200 अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इसको रुपए को ऊपर नीचे करने के लिए। और आप ग्लैड कैफे ये बड़ी अहम बात है हमारे साहब। एक बात आपसे पूछनी है कि आप जब ये कह रहे हैं कि 20 रुपए था डॉलर डिवैल्यूएशन हुई थी, तो ये नोटिस, क्योंकि ये मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में जो ये ब्रीफ पीरियड था इसहाक डार साहब के बाद का, उस वक्त भी 27 रुपए गवर्नमेंट कहती है कि हुआ था। तो क्या आपने उस वक्त भी इन्वेस्टिगेशन की थी कि किसी ने पैसा बनाया स्पेकुलेशन के जरिए और ऐसे लोग होते जो बनाते भी की उस वक्त भी की रिकॉर्ड पे मौजूद है। उसके बाद अगर याद होगा तो पार्लियामेंट हाउस में मैंने जब हुकूमत के आखिरी दिन थे नून के और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ गया था तो मैंने हाउस में ये कहा था कि मुझे रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं और खासतौर पर गवर्निंग फैक्टर्स को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। जब ये इनकी हुकूमत आई, इनके आने के 3 महीने बाद मैंने कहा देखें आज डॉलर 115 पे है, मुझे ये 120, 125, 130, 140, 145 और मुझे 50 से ऊपर जाता नजर आ रहा है। मैंने कहा 50 के बाद मेरी हिम्मत नहीं कहने की और आज मैं कह रहा हूं कि डॉलर और डिप्लीट होगा। इस वक्त आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 11.9 तक पहुंच चुकी हुई है, ग्रोथ रेट आपका नीचे जा चुका है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं बहुत डाउन जा चुकी हैं। रही बात अंदरूनी तो आपके ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का कर्जा है लोकल, आपका $200 बिलियन बाहर का कर्जा है। चलो IMF से पहले आप कहते थे हमने पैसे नहीं लेने, आपने लिए, चलो ठीक है मजबूरी थी, लेकिन वो टोटल आपके पास $12 बिलियन मिल गया, उसमें $9 बिलियन तो आप उसमें सर्विसिंग में लगा देंगे। आपके बजट में खसारा बहुत है, यानी डेफिसिट जो है बजट की बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूं कि जून के बाद मैं देख रहा हूं कि ये लोगों की चीखें निकल जाएंगी, मैं ये समझ रहा हूं। और हालांकि देखिए बजट जो होता है हमेशा 25 मई तक आ जाता है। इस दफा बजट को क्यों डिले किया गया कि चाहते थे कि ईद से पहले जरा थोड़ा सा जो दचका लगना लोगों को ज्यादा ना लगे और ईद के बाद शायद दचका लगे, ये इनकी सोच थी। मैं ये समझता हूं कि एक बात तो हमारी साहब ये, क्योंकि आप जब कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है, जो आप फिगर्स बता रहे हैं करेक्ट हैं, ये सारा डेट पड़ना, ग्रोथ सब होना, ये सब कोई आलमी साजिश है, ये दाइशिज्म और ये सब कुछ, या इमरान खान साहब के बकौल जो हम लोग ये भी एक तो चले आपकी जिम्मेदारियां नहीं है हम ये कहें, लेकिन साजिश वो कहते हैं कि 20 मिलियन में से 1% लोग सिर्फ टैक्स दे रहे हैं पाकिस्तान में, खान साहब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं। तो ये हमारी अपनी नाअहली है कि हम टैक्स नहीं दे रहे, फाइलर नहीं है। नहीं, आपने 3-4 क्वेश्चन कर दिए, लेट मी टैकल देम एवरीवन। देखिए किसी मुल्क की मैशत जो है उस मुल्क के अमन के साथ डिपेंड करती है, उसके साथ अटैच्ड होती है। जब मुल्क में अमन नहीं होगा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके अपने इन्वेस्टर जो है वो शाई वे करके चले जाएंगे। आपने देखा हमारी सारी इन्वेस्टमेंट जो है मोस्ट ऑफ इट इज़ इन बांग्लादेश एंड इन कैनेडा एंड सम अदर कंट्रीज़, और ऐसे भी मुल्क मैंने देखे हैं अफ्रीका में भी जाके लोगों ने, पाकिस्तानियों ने जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। क्यों की है? फियर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। तो सबसे पहले ये इनसिक्योरिटी जो पैदा की गई ये एक इंटरनेशनल साजिश है और इंटरनेशनल साजिश थी। मैं इसको इसके साथ ज़रूर लिंक करूंगा क्योंकि अगर आप जहादी जब आए थे पाकिस्तान में और जब उन्होंने वॉर शुरू की और हमने किसी की जंग में जाके अपने आप को मुलवस कर दिया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज तक हम नहीं निकल सके उससे। अब उसके बाद फिर जहादीज के बाद तालिबान बने,
तालिबान के बाद आपको पता होगा कि अलकायदा बना, और अलकायदा के बाद फिर आई दाइश। मैंने दाइश को दाइशिज्म क्यों कहा है, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजी की सूरत में आ रही है। और मोस्ट रिसेंटली जो श्रीलंका में धमाके कराए गए, उन धमाकों के शुरू में लोग बड़े कंफ्यूज थे, लेकिन मैं इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ पहले कह चुका था जब न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ था कि आने वाले वक्त में, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका वनरेबल है। मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की एक सिविलाइजेशन की वार कराई जा सकती है, या इनिशिएट किया जा सकता है, या उसकी कुछ और मोटिव हो सकते हैं। आपने देखा श्रीलंका में जो हुआ, उसमें जो ट्रेंड लोग थे वो इंडिया में ट्रेंड हुए, और वो दाइश के लोग कश्मीर में भी अपनी ऑपरेशन कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीलंका के प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का ऑन रिकॉर्ड बयान है। तो उसको थोड़ा सा एनालाइज करें, इसलिए मैंने आरएसएस को आरएसइज्म कहा है, क्योंकि आरएसइज्म और दाइशिज्म ये दोनों का नेक्सस हो चुका है। और मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए और ख़ासतौर पे साउथ एशिया के खिते के लिए ये दोनों जो इज़म हैं ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे, स्पेशली when Prime Minister Modi is sitting at the helm of affairs, who is a part of RSS, a terrorist organization, जिसने RSS के मिनिस्टर लगा लिए अपने साथ, तो मुझे इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। लिहाजा इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अपनी इकानमी को संभालने के साथ साथ हमें सिक्योरिटी इश्यूज को बहुत तवज्जो देनी। लेकिन रमन साहब एक बात, जो आपने महात्मा मोदी का कॉन्सेप्ट क्या कि इंडिया बनाना चाह रहा है उसको, वो तो उस पर आऊंगा मैं, इंडियन इलेक्शंस के ऊपर आगे इस प्रोग्राम में आएंगे। लेकिन इस बात को क्लियर करते हुए, क्योंकि आज ईद का दिन है, लोग कंसर्न है मईशत के हवाले से, और आपने भी बताया है कि जून के बाद चीखें निकलेंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स मुझे भी लगता है सही कह रहे हैं आप, शायद 25% महंगाई बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, हमें नहीं पता के बाद। सुफियान खान साहब, अगर आप गौर से देखें और अपनी स्टेटमेंट निकाल के लोगों की, मिनिस्टरों की देखें, तो एक मिनिस्टर ने कहा था जो कि फाइनेंस से तल्लुक़ रखते थे कि आने वाले वक्त में आवाम की चीखें निकाल देंगे या चीखें निकलेंगी, तो वो तुमने खुद आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात आपने जब साजिश की, मैं जो पूछना चाह रहा हूं, क्या आईएमएफ भी फिर इस दाइशिज्म का हिस्सा है? जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको पहले हम क्लियर कर देना। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ नहीं, और क्या पनामा क्राइसिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट? के नवाज शरीफ साहब जो गए, अनसर्टेनिटी हुई, तो दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस होल क्राइसिस दाइशिज्म का, कि उनको हटाया गया, अनसर्टेनिटी आई, इसको आप लिंक करते हैं? मैं एक अर्ज कर दूं, मैं देखें, आईएमएफ जो है बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि वेस्ट ने देखा कि सिर्फ वेपनरी जंग या कन्वेंशन जंग ही नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स को, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। और उसके लिए उन्हें जो डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उनकी तरफ आए वो, और उसके लिए उनको जो उनकी तबाहशुदा मैशत थी, जंगें करा के, वहाँ टेररिज्म करा के वहाँ और तबाह किया गया, और ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट ना हो फिर उनको लोन दिए। और आपने देख लें कि जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अफ्रीका में या एशिया में, सभी इसका शिकार हैं और सभी आईएमएफ के नीचे दबे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनल जो एक जियोपॉलिटिकल डिसीजन थी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखना, उनके रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लाना, आईएमएफ ने एक सोची समझी स्कीम के तहत इसका काम किया। इसको कंट्रोल करता है एक बहुत बड़ा ग्रुप, जिसमें आपके वेस्टर्न 5-6 मुल्क हैं, उन्हीं के ये फंड्स हैं, और वो फंड्स भी सोच समझ के उन्हीं को देते हैं जिनकी अप्रूवल होती है। मैं समझता हूँ आईएमएफ फंड को लेने के लिए हमने एड़ियाँ रगड़ी, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो हेड ऑफ द आईएमएफ है उसको जाके मिलना पड़ा, और बहुत सारे वादे वहीद किए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये महंगाई तो पहले ही हो चुकी थी, इसलिए कि आईएमएफ ने शर्त रखी थी कि बिजली, गैस और दूसरी प्राइसेस को बढ़ाओ। उन्होंने बगैर अनाउंस किए हुए ये को 1.5 महीने बल्कि 2 महीने पहले ये बढ़ानी शुरू कर दी, ताकि अगर कल आईएमएफ को जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे हमने तो खास कोई कंडीशन नहीं ली है। बेसिकली ये जो महंगाई हुई और जो इसको गैस को और इसको बिजली को और दूसरी चीज़ों को महंगाई की तरफ ले जाया गया, वो बेसिकली प्री कंडीशन थी आईएमएफ की लोन देने के लिए। तो बेसिकली ये देखें ना कि आपकी इकोनॉमी की जो तबाही ये करते हैं ना, आपके पास जो आपकी रिसोर्सेज नहीं है, आपकी ग्रोथ रेट कम हो चुका है, आपकी डेट सर्विसिंग में इतना पैसा चला जाता है, आप डेवलपमेंट में क्या लाएंगे? आप आगे कैसे लेके चलेंगे, चीज़ों को संभालेंगे? और फिर हमारे की क्वेश्चन फॉर रनिंग द कंट्री, एक बहुत बड़ा की क्वेश्चन जिसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ऑयल, जिसकी इंपोर्ट आती है, वो इंपोर्ट बिलियंस ऑफ डॉलर में आती है। हालांकि देखा जाए, यकीन करें कि जो मेरी स्टडी है इसमें मैं लिखूंगा आर्टिकल विद माय रिसर्च कि पाकिस्तान में जितने मिनरल रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे यहाँ ये पोलराइजेशन ना हो, एक दूसरे की टांगे ना खींचनी हो, और अगर सारे पर्सन मिल के काम करें, तो जो कोबाल्ट
और जो हमारे पास कॉपर गोल्ड के ज़खायर हैं इस वक्त, मैं समझता हूं कि अगर वही हम एक्सप्लोर करके निकाल लें तो हम दुनिया के मीर तरीन मुल्क हो सकते हैं। और आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सिस्मिक वैल्यूज, जियोग्राफिकल सर्वेज और माइनिंग सर्वेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त मिनरल रिसोर्सेज हैं। तो मैं अपील करूंगा हुकूमत को। सही जी एक ब्रेक की तरफ में बढ़ना है जरा। आप ब्रेक के बाद इमाम साहब ने कहा है, और ये जो गवर्नमेंट की टीम है, फाइनेंस टीम भी कहती रही है कि चीखें निकलेंगी जून के बाद, यानी बजट जो आएगा ईद के बाद, उसके बाद। और उसमें अहम तरीन बात जो हम समझना चाह रहे थे कि ये सब कुछ जो है ये दाइशिज्म या इंटरनेशनल एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक टेररिज्म का है जिसके तहत आज हम महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब ने ये बताया इसके पीछे क्या वजूहत है। मजीद भी हालात एहतसाब के हवाले से भी कुछ सवालात इंडिया के इलेक्शंस पर भी आते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात कि आज चांद रात है। कहा जा रहा है कि ईद की जो खुशियां तो वही हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ईद का कारोबार 20% कम हुआ है। ये आर्टिकल्स और स्टडीज बता रही हैं। ओवरऑल बात करें तो मईशत पर एक इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरऑल बात करें तो बजट के बाद मजीद नेगेटिव इम्पैक्ट करने की बातें हो रही हैं, मजीद कुव्वत खरीद गिरने की बातें हो रही हैं, मजीद अखराजात बढ़ने की बातें हो रही हैं। रहमान मलिक साहब साथ हैं, वो कहते हैं ये दाइशिज्म है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक टेररिज्म है, और ये इक्तिसादी इदारे जो आलमी मालियाती एजेंसीज हैं उसमें भी एक किरदार होता है स्ट्रिंजेंट कंडीशनैलिटीज के जरिए पाकिस्तान पर मुश्किल हालात या मईशत और ये मिडिल ईस्ट के अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बता रहे हैं। लेकिन रहमान मलिक साहब, ये बात कि मईशत और आलमी ताल्लुक ये तो मैं समझ गया, लेकिन ज़रदारी साहब ने मईशत और एहतसाब का ताल्लुक जोड़ा था। उन्होंने क्या कहा था, मैं सुनवा के आपसे वजाहत चाहूंगा इस बात की कि आसिफ ज़रदारी साहब ने मईशत और एहतसाब के बारे में कि दोनों साथ चल सकते नहीं चल सकते, क्या कहा था। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। एहतसाब चलेगा या फिर मईशत चलेगी? नहीं तो अब जो आपको क्या लग रहा है कि जो हुकूमत का स्टाइल है वो तो नहीं चाहते कि मईशत चले? इस हुकूमत की कोई लाइफ नहीं है। सर चेयरमैन ये बताइएगा, एक बड़ा मोमेंटम बनाया है तहरीक का, चूँकि इस वक्त लोग बड़े मुश्किलात में हैं, अजाब में लोग, महंगाई है, लाकानूनियत है, बुरे हालात हैं। तो क्या अपोजिशन जो है वो कोई बड़ा ईद के बाद कोई बड़ी तहरीक चलाने जा रही है? इंशाअल्लाह। जी इमाम मलिक साहब, एहतसाब चलेगा या मईशत चलेगी? तो फिर एहतसाब का भी लिंक जोड़ के पार्टी को जी जी मैं बिल्कुल वाज़ेह भी करता हूँ, पेशतर कि मैं इस पर कमेंट्स करूँ। ये किताब जो मैंने दैश लिखी है, इसमें वो सारे सवाल जो आपने की इसके जवाब मिलेंगे। ईद के बाद ये फॉर्मली मैं यहाँ से लॉन्च करूँगा। इट इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑन टेररिज्म, स्पेशली ऑन दैश। जो आसिफ ज़रदारी साहब ने बात की, ज़रा उसको उसकी बैकग्राउंड देखें और डेप्थ देखें। डेप्थ ये है कि जब एक फियर पैदा कर दिया जाता है कि कोई भी फाइल मूव होगी और जो ब्यूरोक्रेट है वो डरेगा कि कल को FIA साहब ने यानी कि नैब ने आके पकड़ लेना है, तो बिजनेस एज यूजुअल विल बी हॉल्टेड। जब एक बिजनेसमैन 4-4, 5-5 घंटे एहतसाबी इदारों के सामने खड़ा रहेगा, वो भागेगा। जब वो मैशत जिसको एक अमन की, एक अच्छे माहौल की जरूरत है, वो माहौल की बजाय उसके दफ्तर में सारा वक्त पुलिस, FIA और नैब बैठेगी, तो क्या मैशत पे फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे भाई जरूर पड़ेगा। तो मैं समझा, क्योंकि वो एक अवामी हैं, लीडर हैं, हमारी पार्टी के हेड भी हैं। मेरा जो उन्होंने बात की है, बड़ी दूररस बात की है कि करें साहब भाई, लेकिन मैशत को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आप ट्रायल शुरू कर देंगे विदाउट कोर्ट ट्रायल, मीडिया ट्रायल से आप लोगों को बदनाम करेंगे, तो लोग क्यों बदनामी लेंगे भाई? अगर उनके पास पैसे हैं तो वो जाके बाहर इन्वेस्ट करेंगे। वो कहेंगे इन्वेस्टमेंट भी करो, मार भी खाओ, एहतसाब की अदालत में जाके जेल भी जाओ। तो मुझे बताएं कि इसका तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? और अगर हमारी हुकूमत भी बार बार यही कहे मार देंगे, छोड़ देंगे, तबाह कर देंगे, अरे भाई यू आर ए गवर्नमेंट, आप एहतसाबी इदारा नहीं हो। एहतसाब
नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा या ओन कर लो कि ये गवर्नमेंट ऑन करती है, अगर गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करती है तो फिर उसकी जितनी उसकी अभी उसकी वर्किंग कैपेसिटी है या उसकी जो वर्किंग है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, उसको इस तरह ओन ना करें। अगर अच्छा काम हो गया तो कहा हमने किया है, आपके अपने बंदे पकड़ गए तो जी बहुत गलत काम हुआ है। लिहाजा मेरा ये कहने में हक जानूंगा कि जो हमारे इस वक्त के रूल्स हैं या लॉज है एहतसाब के, हमें उनको रिविजिट करना पड़ेगा ताकि हर एक को कॉन्फिडेंस मिल सके और जो एहतसाब है क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। अब मुझे एक छोटी सी मैं बात बताता हूं क्योंकि आसिफ जरदारी साहब का आपने बयान देखा है। टोटल इस वक्त जो चलान जमा हुआ है उसमें उन पे इल्जाम 3 करोड़ का है कि उन्होंने 3 करोड़ रिसीव किए। मेरे भाई, अगर वो गन्ना बेच के अपना कोई मैनेजर उनका देता है और कोई कंपनी शुगर में लेती है, वो किसी अकाउंट में जमा करा देती है और वो 3 करोड़ किसी ABC या आसिफ जरदारी की फैमिली के अकाउंट में चला जाता है, तो मुझे बताएं ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? मुझे कोई साबित कर दे जो भी पाकिस्तान का कानूनदान है। तो मुझे ये बताएं कि आप 6 महीने से एक राग पूरा लांपा जा रहा है, बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग। कहाँ है बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग? आपने इतनी बड़ी तमीर बांध के खुद ही इन्वेस्टिगेटर बन गए, खुद ही प्रोसिक्यूटर बन गए, खुद ही जज बन गए और जिस अंदाज से आपने मीडिया ट्रायल किया जी, इसका हिसाब तो किसी को देना पड़ेगा। अच्छा मलिक साहब, ये तो चले कोर्ट ऑफ लॉ में पीपल्स पार्टी के हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। ठीक है, नैब प्रूफ कर सकते हैं, ज्यादती हो रही है। मैं ये समझता हूं जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। ठीक है, मेरी बात सुन, आई आल्सो एग्री विद दिस के लेट इट तक कोर्ट ऑफ लॉ में जाने दे मामला। लेकिन एक बात मुझे बताइए, होनी चाहिए। एक बात बताइए रहमान साहब कि ये जो आपने उससे पहले बात की थी कि ये तो केवल इल्जाम गलत है, ये सही है, ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में मामला है, ना मैं बैठ के यहाँ साबित कर सकता हूँ ना कर सकते जो JIT रिपोर्ट में लिखा है। अब सवाल ये है कि नैब अगर किसी को क्वेश्चनियर देता है, जो नैब अब कहता है कि 17 ग्रेड से ऊपर के अफसर को हम सवालनामा भेजते हैं, शायद अगर अब्बासी साहब को उन्होंने कोई 300 या 400 सवाल भेजे हैं, बिलावल साहब को सवालनामा पकड़ा देते हैं, जरदारी साहब को पकड़ा देते हैं, और इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी के लिए हमने हेल्प डेस्क बनाया, लेकिन उधर कंप्लेन कोई नहीं आई बिजनेस डेस्क की तरफ से कि हमें हैरेस किया जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के चेयरमैन नैब कहते हैं, मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा मुझे बताएं क्या कंप्लेन है, तो उन्होंने बताया कोई कंप्लेन नहीं आ रही। मैंने फैसला किया, चेयरमैन नैब ने कहा कि 17 ग्रेड से अफसर को क्वेश्चनियर दिया जाएगा। तो क्वेश्चनियर देना तो हैरेसमेंट या किसी को हरासा करना नहीं हुआ। अगर ये कहती है एक अर्ज करता हूं, मैं भी हेड रहा हूं FIA का, और ये जो आज का एहतसाब ब्यूरो है या नैब है, इसी तरह का डेजिग्नेशन मैंने होल्ड किया है। सर देखें, एक होता है फीलिंग और एक होती है प्रोसीजर। प्रोसीजर को इस तरह चलाना चाहिए कि वो इसकी फीलिंग बेहतर आए। जो फील इस वक्त हो चुकी है वो ये है कि जो एहतसाब है क्रॉस बोर्ड नहीं हो रहा। लोग यकीन करें क्वेश्चनर से नहीं डरते, लोग डरते हैं मीडिया ट्रायल से। अगर ये क्वेश्चनर भी सीक्रेट जाए और ये प्रेस में रिलीज ना हो, प्रेस में लीक ना हो, तो वो आके वही अफसर बयान देगा, लिख के चला जाएगा। अगर उसके खिलाफ कुछ निकलता है तो वो कोर्ट के पास ले जाए, कोर्ट जो फैसला करे वो हर कोई उसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर 4 लाइनें कोई भी इदारा, इवन लोकल पुलिस भी करके अखबार को दे दे, टीवी को दे दे, और रात को फिर वो बजती हैं वहां पे घंटियां, और जिस तरह वो बातचीत होती है, जिस बंदे का नाम एक दफा आ गया है वो कल को एग्जोनरेट भी हो जाएगा। मैंने रिश्ते होते हुए टूटे देखे, मैंने फैमिलियां बर्बाद होती देखी सिर्फ मीडिया ट्रायल से। देखें, ये मेरी आज भी, कल भी और फ्यूचर के लिए भी होगा। फॉर गॉड सेक हैव दी अकाउंटेबिलिटी बट नॉट द मीडिया ट्रायल। और हम तो पीपल्स पार्टी वाले इतनी की मीडिया ट्रायल करा चुके हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के वक्त कि वो 2 बच्चों को, 3 बच्चों को लेके एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जारी होती थी। आज उससे बढ़कर जुल्म हो रहा है कि आज आप देखें एक दिन में एक बेटा एक जगह पे जा रहा है, बाप को एक जगह घसीटा जा रहा है कोर्टों में, और बड़ा ही किस किस्म का ये एहतसाब है मुझे बताया ना। क्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रहे हैं तो PTI के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? तो ये हक बजाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहने में, तो उधर भी तो अलीम खान है, बोर्ड जो है उधर भी तो अलीम खान है, वो कहते हैं मुझे कहूंगा मैं भी जी
पीटीआई में भी तो अलीम खान है, वो कहते हैं गिरफ्तार कर दिया, लेकिन वो चले, बात कहीं और चली जाएगी। मुझे ये बताएं आप नंबर ऑफ नहीं मेरी बात सुनिए, नंबर ऑफ पीपल उठा के देख लें, कम है। अभी देखें शर्जील मेमन अभी तो 1.5 साल से जेल में पड़ा हुआ है, तो हमें आप पूछ सकते हैं ना कि आखिर क्या वजह है, वो क्यों जेल में पड़ा हुआ है? अगर ये 3 महीने बाहर निकल सकते हैं तो शर्जील मेमन क्यों जल्दी नहीं? अच्छा, ये जो आपने कवानीन की बात की थी सर, ये भी तो आपकी गवर्नमेंट रही 2008 से 2013, फिर 2013 से 2018 नून लीग की गवर्नमेंट रही, और पार्लियामेंट में इतने नंबर्स थे या मौका था या मौके थे आप लोगों के पास, तो इन कवानीन को जो एक डिक्टेटर ने बनाए थे क्यों नहीं तब्दील कर दिया, क्यों नहीं बदल दिया? रहमान मलिक साहब, आज जो हम बड़ा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सवाल आपने किया, मैं बता रहा हूं। एक तो जो आपके 62, 63 का लगाया गया था एक सेक्शन कोर्ट का एक प्रोविजन डाली गई थी, वो सिर्फ कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए लाया गया। हमने कोशिश की, हमारे पास इतने नंबर नहीं थे, फिर यहाँ तक कि ये हमने बना के लेके आए कि चले पीएमएलएन के साथ मिलके हम रिफॉर्म्स ले आते हैं, लेकिन पीएमएलएन ने उस वक्त हमसे एग्री नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि मैं इमरान खान साहब से भी और जितनी भी कोई लीडरशिप इस वक्त है, मैं कहूँगा कि आए पार्लियामेंट में बैठ के एक कलेक्टिव सोच के साथ 3 चीज़ों पे बात कर लें और उसका कोई लाया अमल निकाल लें। नंबर 1, आपकी इकॉनमी के मतलब फ्यूचर में कैसे चलना है, अवाम को कॉन्फिडेंस में लें और उन्हें बताएं कि हमने क्या हमसे हुआ, गलतियां हुई हैं पास्ट में, अब क्या हो रही हैं और इसका इजाला हम कैसे कर रहे हैं, और उस हिसाब को भी ले आए बीच में। और जो रूल्स और अमेंडमेंट करनी है आपने, जो लॉ बनाना है बैठ के बनाएं, क्योंकि लॉ स्ट्रीट में नहीं बनता है, लॉ पार्लियामेंट में बनता है। तो जब तक पार्लियामेंट में यूनिटी के साथ, कलेक्टिव सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि हम कोई कानून बना सकेंगे। दूसरा, आपकी इकॉनमी पे आप बैठ के बात करें, इकॉनमी को कैसे लेके चलना है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। तीसरी, आपकी सिक्योरिटी, जिसे नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं हम, जो पहले बनाया गया उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब भी अगर हमने अमल दरामद नहीं किया, मुल्क में अमन नहीं आएगा। अमन नहीं आएगा तो आपकी मैशियत बेहतर नहीं हो सकती। खान साहब, हमें सोचना होगा इसको बेहतर कैसे करना है। आप इस वक्त पूरी दुनिया में आइसोलेटेड हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंची कि जहां पे आप काउंटर कर सकें इंडियन प्रोपेगेंडा का जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है। तो लिहाजा फॉरेन पॉलिसी भी वहां डिस्कस होनी चाहिए। जो पार्लियामेंट में क्या होता है, हल्ला गोला, लड़ाई झगड़ा, लेकिन जो काम पार्लियामेंटेरियंस का है वह है कानून बनाना। और मैं आज बड़ा खुल के कहूंगा खान साहब आपसे, अगर पार्लियामेंट ने अपना फर्ज अदा न किया और वो चीज़ जो अवाम उनसे तवक्को कर रही है, तो अवाम जो है पार्लियामेंट पे अपना कॉन्फिडेंस खोना शुरू कर देंगे। और फिर खुदा न करे कि अगर सिस्टम लपेटा गया या कुछ हुआ, तो फिर पार्लियामेंटेरियन हम फिर यही कहेंगे कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अभी आपके हाथ में है, आप जाके बैठ सकते हैं, आप अपना वोट दे के, वोट की पावर से अपने जो हमारी कोताहियां हैं, जहां पे चीजें ठीक नहीं हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। तो आए मिलकर बैठ के पार्लियामेंट में ये फैसला करें कि हमने कौम को किस अंदाज में, किस डायरेक्शन में ले जाकर इन क्राइसिस से बाहर निकालना। ठीक। अच्छा, ये जो ये जो केसेस हैं, ये तो चले, इनका क्या फ्यूचर है ये तो कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होना है, मैं और बैठ के यहाँ आप नहीं फैसला कर सकते। लेकिन 10 जून जैसे उनकी बेल है, वो भी फैसला कोर्ट में होना है, एक्सटेंड होनी है नहीं होनी, इससे पहले हुई है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, बीइंग अ सीनियर लीडर ऑफ पीपल्स पार्टी, क्या सोचा हुआ है? क्योंकि 11 तारीख को बजट है, अगर इस तारीख या इससे आगे पीछे होता है, एहतजाज होगा पीपल्स पार्टी का, क्या हिम्मत अमली आप लोगों ने सोचा? मैं खुदा ताला की जात पे बहुत भरोसा रखता हूँ। मैंने अभी जो आपको खुल के बात बताई है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, तो लिहाजा ये सोचना कि ये हो जाएगा, ये होगा तो वो होगा, जब आएगा वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी निपटती रही है, और ना वो जेलों से डरती है और ना उसका वर्कर घबराता है। जब कोई चीज़ आएगी हम उसको फेस करेंगे, लेकिन खुदा के लिए प्रोपेगेंडा जो न किया जाए। इसलिए कि मैंने पहले भी कहा कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ इतने मुकदमे चले, 12 साल जेल में रखा, जो कि जेल की टर्मिनोलॉजी में तकरीबन 24 साल हो जाती है जेल उस हिसाब से, और फिर उसके ख़त्म होने के बाद जब एग्जानरेट हो गए, उन्हीं लोगों ने माफ़िया मांगी उनसे। और मैं ये भी कह देता हूँ कि वक्त आने के बाद आपको पता चलेगा कि ये भी चीज़ें जो बनाई गई उनके खिलाफ वो ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक विक्टिमाइजेशन का एक नया दौर आ गया,
जो हमारा मोहतरमा सभा से शुरू हुआ और आज सिर्फ आसिफ अली जरदारी नहीं, हमारे यंग चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पे भी उसी तरह की चीजें, उसी तरह के इल्जाम लगाए एक ब्रेक की तरफ इंशाल्लाह अल्लाह उनको निकालेगा इसमें से। और मुझे कोई उम्मीद है कि कौम भी देख रही है कि किसको किस तरह से विक्टिमाइज किया। चलिए एक ब्रेक के बाद आते हैं मलिक साहब, आपसे सवाल मजीद पूछते हैं इस वक्त सियासी हालात पर और बिल्कुल खत्ते के हालात पर भी आते हैं। नरेंद्र मोदी के इलेक्शन जीतना पाकिस्तान के लिए क्या असरात होंगे, पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ और अहम तरीन मामला पर बात होगी जिनका ताल्लुक टेररिज्म रिलेटेड चीज़ों से। इस ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहेगा बेनकाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में अहम तरीन सवाल आते हैं। अहम तरीन सवाल सियासत के इर्द गिर्द, मईशत के इर्द गिर्द हम पूछ रहे हैं और उसका बैनुल-अक़वामी सूरत हाल, इंटरनेशनल सूरत हाल से क्या ताल्लुक है, बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी इदारों से क्या ताल्लुक है, यहाँ की माशी सूरत हाल का एहतसाब का अमल क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ इमाम अली साहब, 3 शख्सियात हैं जिन पर मैं आपका कमेंट चाह रहा हूँ, मोहसिन दावर, अली वजीर, मंजूर पश्तीन। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं बड़ी क्लियरली हमारी गवर्नमेंट उस पर एक मौक़िफ़ दे चुकी है, एक लाइन आ चुकी है हमारे सामने। एनडीएस, मूसाद, रॉ, सीआईए क्या क्या तोड़े जा रहे हैं आपका। नहीं, मैं तो आपसे जो अर्ज किया कि मैं पहली बात खत्म कर लूँ ना, कि आपने मुझे सवाल किया तो मुझे बात करने की जरूरत पेश आई है और मुझे करनी चाहिए। देखें, आपने हमारी पार्टी पे एक इल्ज़ाम लगा, हम उसको फेस कर रहे हैं, फेस करते रहेंगे। और आप देखें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक डेट या हमारे चेयरमैन ने एक डेट को मिस नहीं किया। मैं समझता हूं कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े झूठे इल्जामात के बावजूद वो गए और जिस अंदाज से बहुत से कुछ मीडिया चैनल्स हैं करैक्टर असैसिनेशन की, मेरी उनसे अपील होगी कि फॉर गॉड सेक अगेन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई किसी किस्म की जब केस जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन हो तो इस पे इस अंदाज से बात की जाए कि किसी का दिल भी ना दुखे और किसी की हद तक भी ना हो। सही हद तक इस्लाम भी इजाजत नहीं देता और मेरा कानून भी पाकिस्तान की इजाजत नहीं देता। लिहाजा आए सारे मिलकर इस बात के मुत्तफिक हों कि अगर कोई केस होता है तो उसको सीक्रेटली चलने दें। एक चलान की सूरत में जब वो ट्रायल होती है, फाइन 100 बिस्मिल्लाह आए, बिल्कुल पब्लिक करें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे इसको एक कोर्ट की ट्रायल का अंदाज नहीं देना चाहिए। मीडिया ट्रायल ना करें। आई एग्री विद दिस, हमारे साहब 100% एग्री विद दिस कि मीडिया ट्रायल ना हो ताकि ये किसी की पगड़ियां ना उछलें। लेकिन ये वाला जो मामला रहमान अली साहब, इस पर आपका कमेंट क्या है? पीटीएम का अली वजीर, मोहसिन दावर, मंजूर पश्तीन, ये क्योंकि आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इसको डील करने का। देखें, मैंने इस मैटर को नहीं देखा और क्योंकि ये मैटर उठाया गया हुआ मेरी कमेटी में तो मैं इसमें कमेंट देने से ग्रेस करूंगा, क्योंकि कल को हो सकता है मैं कोई ऐसा फैसला करना चाहूं तो मुझे बायस नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर अर्ज करूंगा, मुझे आपके लिए, पाकिस्तान पूरी आवाम के लिए सबसे अहम और नंबर 1 है पाकिस्तान। बिल्कुल, हमें पाकिस्तान को देखना है और पाकिस्तान को देखते हुए हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ जाती है उसको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कोई शहरी पसंद नहीं करेगा। जी ठीक है, फेयर कमेंट कि आपकी कमेटी में चले, अंडर ऑब्जर्वेशन आपके पास। मेरे साहब, ये जो इलेक्शंस अभी भारत में, हाँ बिल्कुल, पिछली दफा ये बेटर उठाया गया था। अच्छा, उठाया गया। ये भारत में भी हुआ है मामला, मैंने उस पर भी आपके कुछ कमेंट्स पढ़े थे। आपने कहा जी कि जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था वही लोग अब आगे आ गए इंतहा पसंद और अब वो महात्मा मोदी बनाना चाह रहे हैं मोदी को। वो तो ठीक है, लेकिन वहां आपने ये देखा है जो मुसलमानों के खिलाफ माइनॉरिटीज की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई है आफ्टर इलेक्शंस, गोलियां मारी जा रही हैं वहां। मई 2015 से 18 के दरमियान तकरीबन 44 लोग मार दिए गए, जिनमें 36 मुसलमान हैं। ये क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, यानी ओआईसी या और वाले को क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है? सफरान खान साहब, ये मेरी किताब है जिसमें लिखा हुआ मोदीज वॉर डॉक्ट्रिन, ये आप पढ़ लें और उसमें आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जो आज हो रहा है इसमें मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था, मैंने पुलवामा कहा था कि मोदी ने करवाया है, साबित हुआ।
उसके बाद मैंने कहा था कि ये झूठी सर्जिकल स्ट्राइक करके एक कैंपेन मॉडल बनाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ जो एंटी माइंड सेट जो है उसको इस्तेमाल करेगा। उसने किया। हमारी हुकूमत ने कहा कि जी मोदी 14 और 20 की दरमियान हमला करेगा। मैंने कहा, मैंने 12 रीजंस दिए कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। आपने देखा उसने नहीं किया। उसकी भी रीजंस जो मैंने दी थी वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अब आने वाला वक्त जो था, जिसको मैंने कहा था कि ये मुसलमानों को प्रमोट नहीं होने देंगे, बीजेपी में हार्डली शायद एक मुसलमान आया, उन्होंने टिकटें नहीं दी। और जहाँ कहीं पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ पे जो आपके आरएसएस के उनकी पूरी एक फौज है, उन्होंने घर से निकलने से रोका गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इलेक्शन के ऑब्जर्वर ने कहा, ये जो वेस्ट के अखबार उस पर भी रिपोर्ट हुआ। अब आगे अगली बात, ये जो क्लेम कर रहे हैं इलेक्शन में कि 2/3 मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल गई है, आई डिफर एंड स्ट्रांगली एक्चुअली डिनाई इट। रीजन बीइंग दैट कि वहाँ पे प्रोपोर्शनल इलेक्टोरल है, उसमें 60% हैज गॉन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, 40% का 2/3 मेजॉरिटी मिली उनको, तो लिहाजा दिस कैन नॉट बी टर्न एज ए 2/3 मेजॉरिटी। अब जो एग्रीमेंट आरएसएस का और हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी का राइटिंग में, वो मैं जो अगली किताब आ रही है उसकी मैं तफसील दे रहा हूँ। 3 पॉइंट उसके मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट करूँगा। एक ये कि फैसला किया कि जो बाबरी मस्जिद वाली जगह है वहाँ पे एक मंदिर बनाया जाएगा, ये इनका फैसला था। दूसरा, हम कश्मीर की बात करते हैं और ये वायदा हुआ आरएसएस का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का कि कश्मीर के स्टेटस को ख़त्म कर दिया जाएगा। तीसरा था कमवट में मुसलमानों को आगे नहीं लाना। अब ये तीनों चीज़ें जिस तरह चल रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि जो उनके नए सिक्योरिटी, पहले सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वही अब डॉल दोबारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए हैं। उनकी एक स्कीम है एंटी पाकिस्तान, एक स्कीम है उनकी एंटी कश्मीर, उसको भी मैंने एक पूरे चैप्टर में उस बुक में हाईलाइट किया है जो ईद के बाद आएगी। और उसमें एक चीज़ मैं बड़ी वाज़ेह करके कह दूं कि किसी भी सूरत में इंडिया का माइंड सेट पाकिस्तान की तरफ चेंज होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। हालांकि हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने कुछ टीवी प्रोग्राम में मैंने देखा कि अब प्राइम मिनिस्टर मोदी आएगा, 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगा, वो कश्मीर का मसला हल करेगा। ऐसी कोई बात नहीं। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने उनको फ़ोन किया जब वो उसको पायलट को छोड़ा था, तो ही डिडंट रिस्पॉन्ड, उन्होंने फ़ोन ही नहीं सुना। उसके बाद चलो मुबारकबाद दी, एक अच्छी कर्टसी थी। हम हमसाए हैं इंडिया के, आपको पता होना चाहिए, और माइनस कर दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उस ओथ में से। तो अगर उनका माइंड सेट ठीक होता और दोस्ती की तरह हाथ बढ़ाने की बात होती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाते, ताकि दोनों वाम देखते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का माइंड बदल गया है। मेरा नहीं ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी का माइंड बदला है। मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ये आरएस की कमांड में है और आरएस बहुत खिलाफ है पाकिस्तान के। इसीलिए मैंने आरएसइज्म का नाम दिया है कि आने वाले वक्त में ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को अनक्राउन किंग बना रहे हैं इंडिया का, और आप देखेंगे कैसे ये चलेगा आगे। और क्योंकि ये जो महात्मा का नाम लिया ना, मोदी को महात्मा मोदी बनाना चाहते हैं, वो भी आपके सामने है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए और अब किसी भी फैंटेसी में या किसी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान को अलर्ट होना पड़ेगा अगेंस्ट दिस एनिमी, और ये वो एनिमी है कि जब से इसने होश संभाला है ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं रहा, और खास तौर पे जबकि आरएसएस उसको पावर में आ चुका है और दैशिज्म और आरएसइज्म का आपस में एनेक्सिस हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रेन किया गया इंडिया में, और इंडिया से ट्रेन करके उनको कश्मीर में भी भेजा गया। कश्मीर में भी उन्होंने दहशतगर्दी मुसलमानों के खिलाफ की, मुसलमानों को मारा। अब ये जो चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा, एक अपील भी करना चाहूँगा कि जो श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है आज, वो एक हिस्सा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की वॉर डॉक्ट्रिन का कि हमसाया ममालिक में क्रिश्चियन और मुसलमान का झगड़ा कराया जाए। तो ये जो उन्होंने ईस्टर वाले दिन ये करवाया और जो मुसलमानों का नाम लगा, हालांकि करवाने वाले वो ट्रेंड लोग थे इंडिया से, तो जो इस वक्त
गिवन टाइम पे श्रीलंका के मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उसको मैं कंडेम भी करता हूँ, बिल्कुल, कि उनके हमसाये में कोई मुसलमान यानी खास तौर पे तामिल बरादरी से तलक रखने वाले या उस तरफ से तलक रखने वाले लोग जो हैं वो स्ट्रांग हों, क्योंकि वो समझते हैं कि यहाँ मुसलमानों की उनकी मदद हो सकती है। और यही सवाल मैं दोबारा करूँगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी से अगर पूछा जाए तो जो तामिल टाइगर थे उनको सपोर्ट करने वाले कौन थे? इंडिया था। हवाई जहाज किसने दिए? कभी टेररिस्ट के पास हवाई जहाज नहीं होते। तामिल के पास हवाई जहाज था, इंडिया ने दिया। उनको नेवी उन्होंने दी, यानी टेररिस्ट के पास अपनी नेवी थी, अपनी एयरपोर्ट थे, अपने जहाज थे। और फिर आपको याद होगा कि राजीव को मारने वाले कौन थे? ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आरएसएस का जो रोल है वो जो पास्ट में एक भयानक चीज थी, अनफॉर्चुनेटली पहले वो अपोजिशन में होते थे और खासकर अडवाणी को जब उन्होंने कहा इनकी बीजेपी पार्टी को उसने रिफ्यूज कर इसका काम करने के लिए, उनकी बात सुनने से उनको निकाल दिया गया। अब ये देखना, ये क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जमीर गवारा करेगा कि वो मुसलमानों को शहीद करे? क्या अगर 44 अभी किए, आगे पता नहीं कितने लोग वो और मुसलमानों को शहीद करेंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी बीइंग इलेक्टेड लीडर जो कि वो क्लेम करता है और बड़ी 56 की अपनी छाती को तान कर कहता है कि मैं बड़ा बहादुर हूं, देखता हूं किसकी बहादुरी। इसी नोट के ऊपर शुक्रिया अदा कायम अपने इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। आपने अहम पैगामात और अहम मामलात पर बात हुई है आपसे, पाकिस्तान भारत के हवाले से, उसके साथ साथ मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, एहतसाब के अमल के हवाले से डिटेल में गुफ्तगू हुई है। वक्त इख्तिताम पर पहुंचा, मैंने कुछ और सवालात आपसे सीडीए से मुताल्लिक और दीगर मामलात पर ही पूछते, किसी और नशिश में इंशाल्लाह आपकी स्टैंडिंग कमेटी के मामलात भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इसी नोट पर वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम को। आपका फीडबैक जिसका हमें इंतजार रहेगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।